हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हमारा यहाँ पर वस्तुओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी एग्जाम में आ जाता है। तो इसे करने वाले हैं हम, सीखेंगे कि वस्तुओं का वर्गीकरण क्या होता है और उसमें जो है कितने प्रकार की वर्गीकरण किया जा सकता है वस्तुओं को। ठीक है, जैसे कि अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, पूंजीगत वस्तु, इस प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। तो कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये जो टॉपिक है हमारा क्लास 12th का टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र से। चल ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो रोज मिलती रहें। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, यानी समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे देखने के लिए अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र का भाग है, यानी क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें क्या होता है कि जिसमें आर्थिक मुद्दों एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन समग्र अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये आपको अगर परिभाषा नहीं पता है तो यहाँ से आप ये बहुत ही आसान वे में और बहुत ही जो है इजी तरीके से परिभाषा लिखी गई है, आपको इसको याद कर लेना है। आप इसे एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं और मैं इसको इजी वे में समझा देता हूँ। इसका कहना क्या चाहता है कि देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र यानी आपको अर्थशास्त्र क्या पता है, आपको अर्थशास्त्र पता ही है क्या होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में यानी समष्टि अर्थशास्त्र, यहाँ पर एक शब्द लग गया समष्टि, देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक शब्द लग गया समष्टि। तो समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब हो गया कि यहाँ पर समष्टि का मतलब क्या होता है। समष्टि का मतलब यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे कि अ, यहाँ पर ये हमारा, यहाँ पर इस तरह से अगर मैं, ये हमारा देश है। ठीक है, इस तरह से मैप है, ये हमारा देश है, ये देश की हमारी क्या है, ये सीमाएं हैं। समष्टि का मतलब जितना भी यहाँ पर देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं और जितनी भी देश की अर्थव्यवस्था है, इस पूरे देश की बात करें तो वो समष्टि के अंदर आएगा। कहाँ आएगा, समष्टि। ठीक है, यहाँ पर समष्टि के अंदर आएगा। अगर इस पूरे देश की बात की जाए तो ये समष्टि के अंदर आएगा, यानी पूरा देश। जब हम पूरे देश की बात करते हैं अर्थव्यवस्था में तब उसे समष्टि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें आर्थिक मुद्दों एवं आर्थिक समस्याओं का, जो कि देश में आर्थिक मुद्दे जितने भी होते हैं और आर्थिक जितनी भी समस्याएं होती हैं, यानी धन से रिलेटेड जो भी समस्या होती है और जितने भी मुद्दे होते हैं, उनका क्या किया जाता है, इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आर्थिक, यहाँ पर क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन होता है। किसमें होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन होता है। तो अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है। ठीक है, कैसी अर्थव्यवस्था, एक समग्र अर्थव्यवस्था, यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाएगा अध्ययन। ठीक है, तो यानी यहाँ पर यही कहने का मतलब हो गया कि आर्थिक मुद्दों और आर्थिक समस्याओं का जब समग्र अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन हो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। यानी जब अर्थशास्त्र में, यानी समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जब अर्थशास्त्र में समष्टि, यहाँ पर आर्थिक मुद्दों और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन समग्र अर्थव्यवस्था के स्तर पर होता है तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अब जल्दी से हम देख लेते हैं यहाँ पर वस्तुओं का वर्गीकरण, जो कि हमारी समष्टि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार की वस्तु होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर वस्तुओं का वर्गीकरण है कि एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं को मुख्य 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहला है आपका अंतिम वस्तु। ठीक है, आपकी पहली अंतिम वस्तु है, तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। पहली हमारी कौन सी है, अंतिम वस्तु। और आपकी जो दूसरी है आपकी यहाँ पर है, ये है आपकी मध्यवर्ती वस्तु। तीसरी वस्तु है उपभोग वस्तुएं। ठीक है, चौथी जो वस्तु है आपकी, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर चौथी जो वस्तु है वो है आपकी पूंजीगत वस्तुएं। तो ये चारों वस्तु के बारे में जल्दी से पढ़ते हैं और देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हम आते हैं सबसे पहले अंतिम वस्तु में। अंतिम वस्तु की बात करें तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं अंतिम वस्तु क्या कहती है। अंतिम वस्तु में कहती है कि वह वस्तु है, अंतिम वस्तु का मतलब क्या होता है, अंतिम वस्तु वह वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी है। मतलब
कि उत्पादन की जो सीमा रेखा है उसको पार कर लिया है और अपने अंतिम उपभोगकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने के लिए तैयार है। यानी जो उत्पादन की जो सीमा होती है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, जैसे कि एक फैक्ट्री है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फैक्ट्री है। अब इसमें क्या होता है, काम होता है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेड का जो पैकेट है, अब ये इधर बन रहा है। अब ये बन कर के क्या आ रहा है, ये दुकान पर आ रहा है, यहाँ पर ये फैक्ट्री है और यहाँ पर ये ब्रेड है और ये ब्रेड बन के यहाँ पे दुकान पर आता है, ठीक है। और ये आदमी जो है, ये इस दुकान से इस ब्रेड को खरीद लेता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले ब्रेड है, ये ब्रेड रहेगा यहाँ पर, ये ब्रेड जो है इस फैक्ट्री में बनेगा, बनने के बाद ये दुकान में आएगा, दुकान में आने के बाद ये व्यक्ति इसको खरीद लेगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कहना चाह रहा है कि उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुका है। तो उत्पादन की सीमा रेखा क्या है, उत्पादन की जो सीमा रेखा है ये फैक्ट्री के अंदर की सीमा रेखा है, ठीक है। जब तक ये ब्रेड इस फैक्ट्री के अंदर है तो उत्पादन की सीमा में रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये ब्रेड बनने के बाद ये दुकान में आ गया, इससे बाहर आ गया, तो ये उत्पादन की सीमा रेखा से बाहर आ गया और अपने अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने के लिए तैयार है, यानी किए जाने के लिए। अब ये दुकान में आ गया तो ये आदमी आराम से इसको खरीदेगा और इसका उपभोग कर लेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर क्या अंतिम वस्तु कौन सी होती है, जो कि उत्पादन सीमा रेखा से बाहर आ चुकी है और साथ ही जो है वो उपभोगकर्ता के लिए उपभोग करने के लिए जो है पूरी तरह से तैयार होती है, ठीक है। अब उसके बाद उसे क्या कहते हैं, अंतिम वस्तु कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया। उसके बाद अंतिम वस्तु जो है मुख्यतः दो भागों में बांटी जाती है। पहला है अंतिम उपभोग वस्तु, जो कि अंतिम रूप से उपभोग की जाती है। जैसे कि अंतिम उपभोग वस्तुएं वह अंतिम वस्तुएं होती हैं, यानी वह अंतिम वस्तु होती है जिनका जो है उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। क्या है, उपयोग जो है उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, अंतिम उपभोक्ता वस्तु कहलाती है, उपभोक्ताएं वस्तु कहलाती है। यानी ऐसी वस्तु जो कि ये जैसी ये है, यहाँ पर ब्रेड है, क्या है, एक अंतिम वस्तु, अंतिम उपभोग वस्तु है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर देखते हैं, उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला पेन, किताब आदि। जैसे कि ये ब्रेड है, खाने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो ये अंतिम वस्तु है इसके लिए। लेकिन यही ब्रेड किसके लिए, यहाँ पर ये फैक्ट्री में बन रही थी, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी चीज़ें ब्रेड को बनाने में लगी वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाएंगी, ठीक है। तो अभी वहाँ नहीं जाना है हमें, यहाँ पर देखते हैं, इन वस्तुओं पर किया गया व्यय उपभोग व्यय कहलाता है, ठीक है। अब भाई क्या है, इसने जो ये आदमी है, इस आदमी ने क्या करा है, यहाँ पर खरीदा, इस आदमी ने क्या करा, यहाँ पर जो है वस्तु ब्रेड को खरीदा। अब इस ब्रेड को खरीदा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये ब्रेड को खरीदेगा तो यहाँ पर कुछ पैसे देगा, और जब ये पैसे देगा तो वो पैसे क्या कहलाएंगे, यहाँ पर वो भोग पर व्यय, जो भी इस वस्तु को खरीदने में इस आदमी ने व्यय किया वो उपभोग करने के लिए किया है, तो उपभोग पर जो किया गया व्यय है ये उपभोग व्यय कहलाएगा, ठीक है। इसके द्वारा जो पैसा दिया गया दुकानदार को वो क्या कहलाएगा, उपभोग व्यय कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है ये वाला, ये हमारा क्या है, हमारा अंतिम उत्पादक वस्तु। अंतिम उत्पादक वस्तु क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए शब्द से समझिए, अंतिम उत्पादक वस्तु, उत्पादक वस्तु, अंतिम रूप से उत्पादक वस्तु जो कि उत्पादन में सहायक है। जैसे कि अंतिम उत्पादक वस्तु वह अंतिम वस्तु होती है जिनका उपयोग जो है उत्पादकों द्वारा किया जाता है, ठीक है, उत्पादकों द्वारा किया जाता है, अंतिम उत्पादक वस्तु कहलाती है। अब उत्पादक कौन होता है, उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं का, अन्य वस्तुओं का उत्पादन करे। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे मशीनरी और ट्रैक्टर जो है अंतिम उत्पाद वस्तु है, यहाँ पर क्या होगी, उत्पादक वस्तु है, क्योंकि मशीनरी यहाँ पर कोई फैक्ट्री, मशीनरी का इस्तेमाल कहाँ होगा, फैक्ट्री में अंतिम रूप से जो है उपयोग किया जा रहा है, और ट्रैक्टर का भी अंतिम रूप से उपयोग किया जा रहा है खेती करने के लिए। तो इस तरह से ये अंतिम उत्पादक वस्तु हैं। उत्पादक वस्तु क्योंकि हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर की यूज कहाँ होगा, जैसे कि मान लीजिए ये खेत है, अब ट्रैक्टर की यूज इस खेत के अंदर होगा, तो यहाँ पर ये उपज करने के लिए है, यानी खेती करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रैक्टर को। किस लिए, ट्रैक्टर को हम किस लिए करते हैं, ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रैक्टर को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, हम खेती करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये एक मध्यवर्ती वस्तु, यहाँ पर अंतिम उत्पादक वस्तु है कि अंतिम रूप से उपयोग की जा रही है, और लेकिन
ये उत्पादन के रूप में की जा रही है, यानी उसका इसका उपयोग उपयोग करके जो है ना उत्पादन किया जा रहा है। आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम एक बार और अब देखते हैं हम मध्यवर्ती वस्तु। तो सबसे अब देखिए, अब मध्यवर्ती वस्तु का मतलब क्या हुआ, मध्यवर्ती वस्तु यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। अब देखिए वह वस्तुएं जो कि उत्पाद यानी प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हैं, यानी क्या है, प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हैं और जिनका जो है अंतिम उपयोगकर्ता उपभोग होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, जिनमें जिनके जो है अंतिम उपयोगकर्ता उपभोक्ता होते हैं, जो अंतिम उपयोगकर्ता हैं वही क्या होंगे, यहाँ पर जो है उपभोगकर्ता होंगे। और उपभोक्ता यानी ये कैसी वस्तु कहलाएंगी, उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है उपभोक्ता वस्तु। उपभोक्ता वस्तु क्या है, उपभोक्ता, जैसे कि यहाँ पर ये उदाहरण देखते हैं, इन वस्तुओं का प्रयोग जो है अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता। ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल जो है अन्य वस्तु बनाने के लिए ना किया जाए उसे उपभोग वस्तु कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ये फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री है और ये यहाँ पर दुकान है। अब दुकान में क्या है, अब यहाँ पर क्या है, कोलगेट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक आदमी है और वो क्या खरीदता है यहाँ से, ये आदमी जो है दुकान से कोलगेट खरीदता है। अब ये कोलगेट खरीदेगा तो कोलगेट से ये ले जाके कुछ बनाएगा तो नहीं, उसका इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट जब इस्तेमाल करेगा उपभोक्ता, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, उपभोक्ता वस्तु कहलाएगी। यानी जब उपभोक्ता डायरेक्ट अपने उपभोग के लिए यानी सीधा ही प्रत्यक्ष रूप से उपभोग के लिए वस्तुओं का इस्तेमाल करता है तो उसे उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। अब ये उपभोक्ता वस्तुएं यहाँ पर अन्य प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि टिकाऊ वस्तुएं हो सकती हैं। ठीक है, उपभोक्ता वस्तु क्या लेके आ सकता है, यहाँ पर मान लीजिए इसने एक कुर्सी खरीद ली। अब कुर्सी को तोड़ करके ये कुछ बनाएगा तो नहीं, लेकिन वो कुर्सी का जो है बड़े लंबे समय तक क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। तो ऐसी वस्तु क्या हो जाएंगी, वो टिकाऊ वस्तुएं हो जाएंगी, काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। तो यहाँ पर टिकाऊ वस्तुएं क्या होती है, वस्तु होती हैं जिनका जो है उपयोग एक उपभोक्ता द्वारा कई वर्षों तक किया जा सकता है, टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि इसने एक बेड खरीदा सोने के लिए। ठीक है, बेड खरीदा तो बेड क्या है, कई सालों तक चलने वाला है और वो बेड को यहाँ पर तोड़ करके कुछ और तो नहीं बनाएगा ना। ठीक है, लेकिन बेड खरीद लिया है तो उसका बेड की तरह ही इस्तेमाल करेगा और ये करता रहेगा कई सालों तक। तो ऐसी वस्तुएं जो आएंगी वो टिकाऊ वस्तुएं कहलाएंगी, कि टिकाऊ है, काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। उसके बाद जो है दूसरी, जैसे कि आप टीवी हो गया, स्कूटर हो गया, फ्रिज हो गया, तो एक बार खरीदते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक आपकी वस्तुएं चलती हैं। तो वैसी वस्तुएं क्या होती हैं, टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। और ये वस्तुएं किस में आती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं। अभी देखिए हम उपभोक्ता की बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति क्या क्या खरीदने वाला है। ठीक है, दुकान से क्या क्या खरीदने वाला है, सीधा जो कि अपना खाने के लिए खरीदेगा और किसी चीज़ के लिए नहीं। उसके बाद आता है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। अर्ध टिकाऊ यानी पहले हो गया टिकाऊ वस्तुएं और अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। जैसे कि मैंने यहाँ पर चेयर का एग्जांपल दिया, इसने कपड़े खरीद लिए, कपड़े का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, कपड़े का मतलब है यहाँ पर कपड़े खरीदेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए कपड़े अगर इसने खरीद लिए, यहाँ पर आप देखें कपड़े, तो यहाँ पर देखिए अर्ध टिकाऊ वस्तुएं क्या होती है, जिनका जो है जिन वस्तुओं का उपयोग जो है उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, एक वर्ष या उससे कुछ अधिक समय के लिए किया जाए। यानी यहाँ पर क्या है, एक वर्ष, यहाँ पर क्या था, कई वर्ष था, कई वर्षों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्रिज हो गया, स्कूटर हो गया, तो कई वर्षों तक इस्तेमाल होता है। लेकिन जो अर्ध टिकाऊ वस्तु होती है उनका इस्तेमाल जो है कई वर्षों तक नहीं होता है, यहाँ पर जो है कुछ ही वर्षों तक होता है। ठीक है, कुछ ही वर्षों तक होता है, उसके बाद वो टूट जाती है। अर्ध टिकाऊ यानी टिकाऊ पूरी तरह से नहीं है। जैसे कि आपने कपड़े पहने तो कपड़े आप 6 महीने पहन लेंगे, 1 साल तक पहन लेंगे, ठीक है, 2 महीने पहन लेंगे, तो इस तरह से अर्ध टिकाऊ है, पूरी तरह टिकाऊ नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा गैर टिकाऊ वस्तु। अब गैर टिकाऊ वस्तु क्या होती है, यहाँ पर गैर टिकाऊ वस्तु की बात करते हैं। तो गैर टिकाऊ वस्तु में देखिए, यहाँ पर गैर टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका केवल एक ही बार उपयोग किया जाता है और गैर टिकाऊ वस्तु कहलाती हैं।
तो क्या होता है ये? ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग सिर्फ एक बार किया जाए और उसके बाद वो उपयोग करने के लायक नहीं रहती, ठीक है, वो गैर टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। आप यहाँ पर गैर टिकाऊ वस्तु का, जैसे कि यहाँ पर दूध है, पेट्रोल है, ठीक है, आप दूध लेकर आते हैं, दूध एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद आपका दूध खत्म हो जाता है, ठीक है, आप उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, पेट्रोल एक बार ख़त्म हो जाता है तो आप उस पेट्रोल का, जैसे आप पेट्रोल गाड़ी में डलाते हैं, उसके बाद एक बार जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो आप दोबारा उस पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार इस्तेमाल हो चुका है और वो ख़त्म हो चुका है। ऐसी स्थिति में ये जो वस्तु कहलाएगी गैर टिकाऊ वस्तु कहलाएगी, मतलब पूरी तरह से वो टिकाऊ है ही नहीं, वो टिकती ही नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये गैर टिकाऊ वस्तु कहलाती है। नेक्स्ट हमारी जो वस्तु है हमारा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आती है अभौतिक वस्तु। अभौतिक वस्तु यानी अभौतिक वस्तु क्या होती है? अभौतिक वस्तु यानी वे वस्तु होती है जिसमें क्या होता है, सेवाएं, और अभौतिक वस्तु यानी सेवाएं या एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कि उपभोक्ताओं की आवश्यकता की संतुष्टि होती है। तो अभौतिक वस्तु का मतलब होता है कि देखिए, भौतिक का मतलब होता है जिसे हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभौतिक की बात कर रहा है। अभौतिक का मतलब हो गया कि कोई वस्तु नहीं मिलने वाली हमें, यहाँ पर सिर्फ हमें सेवाएं मिलेंगी। सेवाएं, ठीक है, क्या मिलने वाली हैं? सेवाएं। तो सेवाएं मिलेंगी, तो सेवाएं का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर अभौतिक वस्तुएं, अभौतिक वस्तुएं जो सेवाओं के रूप में मिलती हैं हमें, ऐसी वस्तुएं जो कि सेवाओं के रूप में मिलती हैं, जैसे कि शिक्षा हमारी, ठीक है, शिक्षा एक सेवा है, और जैसे कि चिकित्सा, तो ये भी क्या है, एक वस्तु की तरह काउंट हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या देखे, पहली जो हमने कैटेगरी देखी है, यहाँ पर एक बार रिवीजन करते हैं क्या क्या आता है हमारा, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखा, अंतिम वस्तु देखी, अंतिम वस्तु है हमारी। उसके बाद मध्यवर्ती, मध्यवर्ती के चार, पहली हमने अंतिम वस्तु देखी, अंतिम वस्तु में हमने देखा, अंतिम वस्तु में हमने ये देखा अंतिम वस्तु, अंतिम उपभोग वस्तु और अंतिम जो है उत्पाद वस्तु, ठीक है। उसके बाद आता है मध्यवर्ती वस्तु देखी, मध्यवर्ती वस्तु में हमने देखा उपभोग वस्तुएं, और उपभोग वस्तुएं भी होती हैं कितने प्रकार की, यहाँ पर जो है 4 प्रकार की, ठीक है। उपभोग वस्तु हमने देखी, उपभोग वस्तुएं भी होती हैं 4 प्रकार की, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर टिकाऊ वस्तु होती है और अर्ध टिकाऊ वस्तु होती है, गैर टिकाऊ वस्तु होती है, ये देखिए गैर टिकाऊ, और अभौतिक वस्तुएं होती हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं पूंजीगत वस्तुएं। अब देखिए, पूंजीगत वस्तुओं की बात करें तो पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, ये हम देखते हैं। देखिए, पूंजीगत वस्तु की बात की जाए तो यहाँ पर आप पूंजीगत वस्तु देखिए, पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग जो है उत्पादन क्रिया में कई वर्ष तक किया जाता है और पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। यानी पूंजीगत वस्तुएं होती, देखिए शब्द से ही आपको समझना है पूंजीगत वस्तु क्या है। पूंजी से रिलेटेड होगी, यानी धन से रिलेटेड होगी, धन से जुड़ी हुई होगी पूंजीगत वस्तु। तो यहाँ पर पूंजीगत वस्तु का मतलब हो गया कि ये ऐसी वस्तुएं होंगी जो कि हमारे पूंजी निर्माण में आवश्यक होंगी, यानी पूंजी निर्माण में जो है मदद करेंगी, और ये कई लंबे समय तक चलेंगी। तो यहाँ पर ये कौन कौन सी वस्तु हो सकती है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो कि हमें पूंजी देगी, पैसा देगी, ठीक है, पैसा जो है बनाने में या पैसा कमाने में हमारी मदद करेगी। कौन सी वस्तु हो सकती है? उदाहरण के लिए देखिए, आप मशीनरी हो सकती है, प्लांट हो सकता है, ठीक है, आपके पास कोई मशीन है, उससे उत्पादन करते हैं, तो मशीन किसका काम करती है? एक पूंजी निर्माण का काम करती है, तो पूंजीगत वस्तु कहलाएगी। तो आई होप ऐसी बहुत सारी की सारी वस्तुएं जो कि पूंजी निर्माण का काम करती हैं, उन्हें हम पूंजीगत वस्तु कहते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद आता है पूंजीगत वस्तु की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इनका जो है मूल्य उच्च होता है, यानी मूल्य जो है इनका ज़्यादा होता है। उसके बाद उपयोग के कारण जो है इनका मूल्य ह्रास होता है, जो है प्रयोग के कारण जो है इनका मूल्य ह्रास होता है। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आप मशीन है, कोई मशीन लेके आते हैं और उस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप मान लीजिए आपने यहाँ पर जो है 2 लाख की कोई मशीन खरीदी, ठीक है, आपने क्या करा, 2 लाख की कोई मशीन खरीदी और इसका जो है 1 साल इस्तेमाल किया, 1 ईयर, ठीक है। तो आपने 1 साल क्या कर लिया, 1 वर्ष इस्तेमाल कर लिया। 1 वर्ष इस्तेमाल करने के बाद आप इसको बेचने जाएंगे इस मशीन को, तो आपकी 2 लाख की तो नहीं बेचने वाली, ठीक है, क्या होगा, इसमें थोड़ी बहुत खराबी आई होंगी, ठीक है।
उसके बाद इसकी बेचने जब 1 साल बाद जाएंगे तो आपकी इसकी मशीन की जो 2 लाख की कीमत थी, अब वो हो सकता है आपकी जो है 1 लाख रह जाए। ठीक है, हो सकता है 1 लाख रह जाए, 1,20,000 रह जाए। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकती है, यानी 2 लाख तो नहीं रहेगी, 100% जो है इससे कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हो चुका है इसलिए कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो ये वैल्यू कम होती है उसे हम कहते हैं मूल्य, यहाँ पर मूल्य ह्रास कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं। ठीक है, मूल्य ह्रास मतलब कि डेप्रीशिएशन, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं डेप्रीशिएशन। आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, डेप्रीशिएशन होता है आपका, वही हमारा मूल्य ह्रास होता है। उसके बाद आता है हमारा उसके बाद हमारा आता है उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक उपयोग किया जाता है। तो सीधी सी बात है, आपने मशीन खरीद रखी है तो मशीन का उपयोग क्या होगा, कई वर्षों तक उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग होगी। ठीक है, कई सारी वस्तुएं बनाने में उपयोग की होगी। उसके बाद आता है उत्पादन, यहाँ पर उत्पादन, यहाँ यह उत्पादों को की स्थिरता यानी स्थिर परिसंपत्तियों में है होती है। यानी यह क्या, उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति होती है। यानी क्या है, जो कि अगर मान लीजिए ये फैक्ट्री है, ये मशीन है, और यहाँ पर ये मशीन कहाँ रखी है, इसके अंदर फैक्ट्री के अंदर रखी है। और फैक्ट्री का मालिक कौन है, ये फैक्ट्री का मालिक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये जो फैक्ट्री का मालिक है और इसने मशीन लगा रखी है फैक्ट्री के अंदर, तो ये मशीन क्या है, इसके लिए एक स्थिर परिसंपत्ति है, इसके लिए एक क्या है, संपत्ति है इसकी, जो कि स्थिर है, बनी हुई है, ये खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, तो उस तरह से स्थिर मतलब ऐसी संपत्ति जो कि हमारे पास लंबे समय तक बनी रहे, उसे स्थिर कहते हैं। ठीक है, तो स्थिर परिसंपत्ति के रूप में काम करती है। तो हमने ये देख लिया क्या है, पूंजीगत वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो कि पूंजी निर्माण में आवश्यक होती हैं, यानी पूंजी निर्माण में जो है सहायता करती हैं। जैसे कि यहाँ पर उत्पादन प्रक्रिया में लिखा हुआ है, उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक, यानी इनके द्वारा जो है उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक जो है इनका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी वस्तुएं जो होती हैं पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, और इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इनका जो है मूल्य जो है उच्च होता है, ज़्यादा मूल्य होता है, क्योंकि मशीन है तो मशीन काफ़ी महंगी आती है। उसके बाद जो है मूल्य ह्रास होता है, डेप्रिसिएशन होता है काफ़ी लंबे समय तक यूज करने से। उसके बाद उत्पादन की जो है प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, यानी इनका प्रयोग जो है कई वर्षों तक होता है। उसके बाद यह उत्पादन की स्थिर परिसंपत्ति होती है, यानी उत्पादकों की जो भी मालिक होते हैं मशीन के, जो भी फैक्ट्री के मालिक होते हैं, उनके लिए क्या है, एक परिसंपत्ति होती है। कैसी परिसंपत्ति है, एक स्थिर परिसंपत्ति है जो कि लंबे समय तक उनके पास रहती है। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमने ये ऊपर पढ़ा था, हमारी अब मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं 4 प्रकार की। टिकाऊ वस्तु जो कि हमारे पास जो है टिकाऊ वस्तु जो काफ़ी समय तक लंबे समय तक। उपभोग वस्तु क्या होती है, हमने ये देखा, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उपभोग वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो कि संतुष्टि, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अंतिम उपभोक्ता को उपभोग करता है। यानी आप जो है यहाँ पर एक व्यक्ति होगा, अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करने के लिए क्या करेगा, उपभोग करेगा, सीधा सीधा क्या करेगा, उपभोग करेगा। तो ये अंतिम वस्तु हो गई। ठीक है, यहाँ पर सॉरी उपभोग वस्तु हो गई। और यहाँ पर उपभोग वस्तु के 4 भाग हैं, यहाँ पर टिकाऊ वस्तु, अर्ध टिकाऊ वस्तु, गैर टिकाऊ वस्तु और अभौतिक वस्तु जो कि हमारी थी। ठीक है, अब यहाँ पर अभौतिक वस्तु हो गई। नेक्स्ट है हमारा, और यहाँ पर पहला जो हमारा था अंतिम, यहाँ पर जो है अंतिम वस्तु थी। अंतिम वस्तु में उपभोग वस्तु थी, अंतिम उत्पादक वस्तु थी कि उत्पादन में उपयोग की जाती है। ठीक है, ये हमारा ये हो चुका है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरा क्लियर करा दिया है कि वस्तुओं का वर्गीकरण कैसे होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो है काफ़ी आ सकता है आपके जो है क्लास 12th में आप पूछा जा सकता है कि वस्तुओं का वर्गीकरण बताइए। ठीक है, तो अब हमारी जो सीरीज चलेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चलेगी। यहाँ पर मैं टॉपिक्स बाई वीडियो डालूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, और आप जो है काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। और ये जो है वीडियो आप अगर सोल के स्टूडेंट है, SOL के स्टूडेंट है, तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तब भी आप देख सकते हैं। और अगर जो है आप कॉलेज के स्टूडेंट है, BA प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स है आपके पास, या फिर आपके पास जो है BCom में इकोनॉमिक्स है, तो आप वहाँ से इससे स्टडी कर सकते हैं। और क्लास 12th के लिए तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि मेन तो क्लास 12th के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप सारे, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या क्लास 12th के हैं, तो कोई आप दोनों ही स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आपको टॉपिक्स वाइज यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए हम मिलते हैं आपको किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।